हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हमने लास्ट टॉपिक अपना जो ख़त्म किया था, सारे टाइप के लॉज पढ़ लिए थे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में। उसके आगे के टॉपिक को आज एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन से ये क्या होती है, सुनो। जितने भी लॉज आपने पढ़े थे, चार्ल्स लॉ हुआ, बॉयल्स लॉ हुआ, अवोगाड्रोस लॉ हुआ, गेल लुजैक्स लॉ हुआ, हम इन सारे लॉज को अगर कंबाइन कर देते हैं तो कम्बिनेशन के बाद एक इक्वेशन निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स और R है गैस कांस्टेंट, T माने टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलो। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हमें डेंसिटी के टर्म्स में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, हम यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स को खोल देंगे। इससे लिखते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट को मैं शायद स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और मॉलिकुलर वेट को कैपिटल M से कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये लिख देंगे तो हम इसको उठा के नंबर ऑफ मोल्स में लिखेंगे। तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखूंगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, यहाँ लिख दूंगा मैं RT। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा W/V। RT ये जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम कितना वेट था सब्सटेंस का अपॉन वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी को डिनोट करेंगे D से, RT को उठा के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा PM/RT। तो आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो डेंसिटी के टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से रहेगा दैट विल बी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, इसके अंदर कुछ और बातें बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो R होता है, गैस कांस्टेंट होता है इस आइडियल गैस इक्वेशन में, इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, हमने इक्वेशन को लिखा था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी और R की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू पी वी बाय एन टी। की जो P इंटू वी है, इसको हम वर्क डन भी लिखते हैं गैसेस। जब आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आएगी और केमिस्ट्री में भी आएगी, तो थर्मोडाइनमिक्स के हिसाब से अगर एक गैस पे वर्क डन करना पड़ता है तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है P इंटू वी। तो यहाँ पी वी किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है कि नहीं है? ये हुआ वर्क डन, ये नंबर ऑफ मोल्स और ये टेम्परेचर। तो R की जो यूनिट निकल के आती है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, और मोल का इन्वर्स कर देंगे और टेम्परेचर का भी इन्वर्स कर देंगे। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? अगर आप लोगों का 11th क्लास के सिलेबस में वर्क डन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम इसको। और इसकी यूनिट क्या निकल के आती थी? वर्क डन की जूल आती थी। ठीक है, जूल एनर्जी, जूल जो होती है वो निकल के आती है इसकी यूनिट। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, टाइम की होती है टी। तो यहाँ जूल सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, वर्क सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, कुछ इस टाइप की यूनिट निकल के आती है। ठीक है, चलो आगे की बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू भी देख लेना, इसकी वैल्यू होती है 0.0821। 821 आपका होमवर्क रहेगा, साथ में इसकी यूनिट को लिखना। ठीक है, तो अपने आप लिखिए इसके। आगे की बात करते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब गैस के जितने लॉज वगैरह हैं उनके आगे की जो टॉपिक है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है KTG। इसका एक पूरा चैप्टर आपका फिजिक्स में भी आएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं भी कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे, तो दो जगह पढ़ना पड़ेगा आपको, एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में। ठीक है, तो इसका केमिस्ट्री वाला पार्ट देखते हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैस है ये किस गैस के लिए दी गई है? ये जो दी गई है ये आइडियल गैस के लिए दी गई है। भाई हमने तो देखी नहीं कभी आइडियल गैस कैसे होती है। ठीक है, हमने तो रियल गैस देखी है, जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है सारी रियल गैस होती हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने आके, डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था, जिसने आके एक बताया कि जो आइडियल गैस होती है वो होती लगभग कैसी है। उसने बताया कि एक कंटेनर ले लो। पहले मैं आपको सारे पॉइंट समझा देता हूँ, फिर बारी बारी आप लिखते रहना, स्क्रीन को पॉज कर करके लिखते रहना साथ साथ ही। मान लो एक कंटेनर है आपके पास, इसके अंदर कुछ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसने कुछ पॉइंट दिए इसके बारे में। क्या पॉइंट दिए? कि वो गैस आइडियल गैस होती है
जिसकी खुद के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम एज कंपेयर जिसके अंदर वो रखी हुई है उसके वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल हो। पहला पॉइंट क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। हर एक पार्टिकल की वॉल्यूम पूरी वॉल्यूम जो है गैस की उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होनी चाहिए। दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है किसी पार्टिकल की गैस के, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के मुकाबले नेग्लिजिबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। दो पॉइंट समझ में आ गए। तो देर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। थर्ड पॉइंट, ये जब पार्टिकल जाके दीवार पे टकराता है तो यहाँ कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, देर इज अ प्रेशर exerted बाई ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विच आर कोलाइडिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये वाला हो गया। चौथा पॉइंट, यहाँ पे मतलब इनके अंदर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग जो सारे फोर्सेस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। क्या लिखोगे आप, इसके अंदर सारे फोर्सेस जो होते हैं लगभग क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं कंटेनर के अंदर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ये कुछ पोस्टुलेट थे, और ये पोस्टुलेट्स को किसने दिया था, ये दिया था डाल्टन ने। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको नेक्स्ट टॉपिक लिखना है इसके अंदर, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन को लिखा जाता है ऐसे, PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m इंटू n इंटू v। नहीं, 1/3 mc² ना, हाँ तो c² लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ये है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसमें जो P है वो है प्रेशर ऑफ द गैस, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है मास ऑफ ईच गैस। ठीक है, और n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पूरी गैस, एक पार्टिकल का मास तो स्मॉल m है, मुझे पूरी गैस जो कंटेनर के अंदर है उसका मास निकालना है, तो एक पार्टिकल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास निकल जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल M को स्मॉल m इंटू n। ये टोटल मास ऑफ द गैस हो गया कि नहीं हो गया यहाँ तक? ठीक है, आपको बात समझ में आई? तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को उठा के लिख सकता हूँ ऐसे कुछ, ये PV इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 1/3 कैपिटल M c²। c यहाँ पर क्या है, ये होती है RMS स्पीड। मैं अभी स्पीड की क्लासिफिकेशन अगले ही टॉपिक में कराऊंगा, तो अभी बस इतना याद रखो, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है सारे पार्टिकल्स की। ठीक है, अभी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती क्या है। तो यहाँ तक की बात आपको पूरी समझ में आई होप। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc², ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे V को उठा के नीचे ले जा सकते हैं और एक टर्म्स में लिख सकते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू c²। और आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल जाएगा 1/3 रो से डेंसिटी को डिनोट करते हैं। आप रो ना लिख के खाली D भी लिख दें, तो जैसे मर्जी उसको लिख सकते हैं आप। D से डेंसिटी लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं c²। जनरली बुक में D की जगह लिखा रहता है ऐसे करके, रो बना होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला रो होता है, तो 1/3 रो c² भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या होता है वो सुनो। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, एक मिनट देखो, इस फॉर्मूले को दिखा रहने देते हैं। अभी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। अगर आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल M, मैंने स्मॉल m और n की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे c² लिख दिया, ऐसे ही था ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ, मैं इस 3 को उठा के इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 PV, यहाँ लिख दूंगा mc²।
ठीक है। अब बताओ, मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1/2 लिखूँगा अगर मैं ऐसे, और यहाँ पर भी लिख दूंगा 1/2। क्या 1/2 हाफ mc² मतलब वेलोसिटी है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी गैस की। तो मैं इस वाले पार्ट को लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 PV। तो ये क्या 3/2 PV के बराबर हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब मुझे बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या PV = nRT होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 है तभी तो PV की वैल्यू RT के बराबर है। तो अगर हमें 1 मोल गैस का निकालना पड़े, काइनेटिक एनर्जी किसका, 1 मोल गैस का, तो मैं PV को की जगह सीधा RT लिख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा 3/2 RT। ये जो काइनेटिक एनर्जी है फॉर 1 मोल ऑफ गैस है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस की है, ठीक है। तो 1 मोल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/2 RT। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻23। इन सबकी काइनेटिक एनर्जी तो मिला के ये आई है। हम पूछ ले हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो क्या मैं नंबर इसको एवोगाड्रो नंबर से, इसको 6.02 × 10⁻23 को हम लिखते हैं Na, दैट इज एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। तो इससे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हर एक मॉलिक्यूल की निकल जाएगी। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इसी को उठा के नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये हर मॉलिक्यूल के लिए निकल के आ जाएगी। फॉर ईच मॉलिक्यूल, फॉर ईच मॉलिक्यूल निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये जो वैल्यू है ना R/Na, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। R कांस्टेंट होता है, Na की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये नया कांस्टेंट निकल के आ जाता है। इसको लिख सकते हैं हम 3/2 kT। और जो K होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन सही है, इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात पूरी क्लियर होगी, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी आवर स्पीड्स। जो अलग अलग जो कंटेनर भी मैंने बनाया था 2 मिनट पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को समझाने के लिए, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो 3 तरह की वेलोसिटी होती हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बाय द पार्टिकल इन आइडियल गैस। आइडियल हो या रियल हो, वैसे तो हर एक 3 तरह की वेलोसिटी होती है। आपको क्या क्या याद रखनी है वो ध्यान से सुनते रहो। यहाँ टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टॉपिक डालो। तो ये 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दूसरी होती है एवरेज स्पीड। थर्ड होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। किसको डिनोट करेंगे, अल्फा से। एवरेज स्पीड को डिनोट करते हैं हम लोग v से, और इसको डिनोट करते हैं हम u से। जनरली बुक में दे दिया होता है तो समझ जाना। पहले देखो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है। देखो एक हमारे पास मान लो कंटेनर था, कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, सब अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। द वेलोसिटी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ जिस स्पीड से चल रहे थे उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता ही है, हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी को नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो तो वो निकल जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। और थर्ड होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इसकी पूरी डेफिनेशन को स्क्रीन को पॉज करके समझ के लिख लेना। क्या लिखोगे, इट इज़ द स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अ कंटेनर, ठीक है। तो वो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला
√3RT/m, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लो अगर एक कंटेनर है आपके पास, उसमें कई पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये पहला पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, तीसरा पार्टिकल हो गया, चौथा हो गया, और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी v4 और इसकी वेलोसिटी vn होगी। तो एवरेज स्पीड कैसे लिखी जाती है, v एवरेज को हम लिख देंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट आएगा हमारे पास RMS, रूट मीन स्क्वायर। चलो जगह नहीं बची बोर्ड पे, इधर साफ करके दोबारा लिखूंगा, तो इन दोनों को पहले आप कॉपी कर लो, स्क्रीन को रोक के एज इट इज़, फिर आगे देखते हैं। तो थर्ड वाला जो हमारा बचा है दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चलो भाई इसको भी जान लेते हैं क्या होता है। तो है हमारे पास नेक्स्ट RMS वेलोसिटी। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो देखो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी v1 से चल रहा है, v2 से चल रहा है, ये एक v3 से चल रहा है, ये v4 से चल रहा है, और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मान लो vn से चल रहा है, ठीक है। तो हर पार्टिकल्स के पास ये सारी वेलोसिटीज़ का, तो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू vn का स्क्वायर। फिर आएगा मीन। मीन कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके इसको नंबर ऑफ पार्टिकल से, और फिर कर देंगे हम लास्ट में इसका रूट, और रूट को क्या लिखते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं रूट। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, तो इसको हम VRMS से डिनोट करते हैं, VRMS से डिनोट करते हैं इसको, काम ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी 3 होती है, एक होती है ये वाली, ठीक है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, अल्फ़ा वी यू, और ये है आपकी मोस्ट प्रोबेबल, ये है आपकी एवरेज स्पीड, और ये है RMS स्पीड। सबका फॉर्मूला याद रखना। तो इसको लिखते हैं ऐसे √3RT/m, इसको लिखते हैं 2.5 RT/m, इसको लिख देते हैं 2RT/m। सिंपल एज दैट। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो होती है वो कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वाली, फिर होती है एवरेज स्पीड, और सबसे कम होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। डन। तो यहाँ तक का बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। वेलोसिटी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वेलोसिटी वाले पार्ट में एक ग्राफ बना होता है जनरली NCERTs के अंदर, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो हमें जो ग्राफ पढ़ना था वो कुछ ऐसा था, मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। क्या करते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास PV/nRT इज इक्वल टू Z, ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बराबर था। अगर PV इज इक्वल टू nRT होता तो क्या ये आइडियल गैस होता, तो ये PV अगर nRT के बराबर होता तो ये आपस में कट जाता, तो Z की वैल्यू आ जाती है हमारी 1। तो आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1। Z की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो अगर PV की वैल्यू nRT के बराबर आती तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता आइडियल गैस के लिए, ठीक है। लेकिन देखा गया कि रियल गैस के लिए, फॉर एग्जांपल हमने हीलियम की बात की, फिर हमने हाइड्रोजन की बात की, तो हीलियम और हाइड्रोजन पे जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये ग्राफ स्ट्रेट ना जाके आइडियल गैस को फॉलो ना करके थोड़ा तिरछा हो जाता है, डिविएट हो जाता है। अगर ये ऊपर वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाता है ग्राफ, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। और नीचे वाले पार्ट में शिफ्ट होता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। फिर हमने देखा CH4 के बारे में, मीथेन, ये है हमारा मीथेन। मीथेन के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो पहले ये नेगेटिव वाले पार्ट में गया, फिर ऊपर पॉजिटिव वाले पार्ट में गया। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस के केस में भी ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो पहले नेगेटिव की तरफ गया, फिर पॉजिटिव की तरफ गया, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है उसको सुनो ध्यान से। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू Z की जो वैल्यू है 1 से कम निकल के आती है, तो मतलब ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, और नेगेटिव डिविएशन का मतलब होता है ये गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल मतलब क्या होता है कि हम गैस को कंप्रेस करके फटाफट लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल लिक्विफाई होना चाहते हैं, मतलब पास आना चाहते हैं, तो इस वाले केस में अट्रैक्टिव फोर्स जो होगी ना वो डोमिनेंट होगी, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी अगर Z की वैल्यू 1 है किसी गैस के लिए। तो अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा निकल के आती है तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है, और पॉजिटिव डिविएशन शो करने का मतलब वो गैस कम कंप्रेसिबल है दूसरे वाले के मुकाबले,
लेस कंप्रेसिबल कब होगी? जब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी और अट्रैक्टिव वाली कम होगी। तो दूसरे वाले केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। इसको एज इट इज़ कॉपी करो। अगला टॉपिक मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक बात और याद रखना, जो आपने अभी लिखा था तो रियल गैस के लिए क्या होगा? एक मिनट, ये तो रियल का था ना? हाँ ठीक है, ये जो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिखा था रियल के लिए लिखा था। अगर यही चीज़ आइडियल के लिए होती तो मैं लिखता पी वी आइडियल, वॉल्यूम के नीचे लिखता मैं आइडियल और लिख देता एन आर टी के बराबर, ऐसे लिख देता। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ से वी आइडियल की वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो क्या वो एन आर टी बाई पी के बराबर होगी? एन आर टी अपॉन में पी को हम लिख सकते हैं वी आइडियल, तो नीचे मैं यहाँ वी रियल की नीचे क्या लिख सकता हूँ? वी आइडियल। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला एक और होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं आपको जो पढ़ने हैं और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन शॉर्ट फॉर्म मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ सारी बातों से, ये सब तो किताबों में लिखा हुआ है, मेन समझने वाली बात है वो समझो क्या था। पहले साइंटिस्ट आए डाल्टन, उन्होंने बताया एक बात को कि जितनी भी जो गैसेस हैं हमारे पास वो सारी की सारी कौन सी हैं? आइडियल गैस। उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह होगा नहीं, उनकी खुद की वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी पूरे वॉल्यूम के मुकाबले, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्सेस नहीं लगेंगी, कुछ ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं लगेगी। लेकिन ऐसी कोई बिहेवियर की गैस मिली ही नहीं। सारी की सारी कौन सी गैस है हमारे पास? रियल गैस हैं। तो देखा गया कि ये जो सारी रियल गैस होती हैं किस कंडीशन पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, ये बताओ पहले। देखो, अगर मैं असली बात करूं, असली में तो पार्टिकल की वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते और उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी होता है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं कुछ ऐसी कंडीशन कर दूं कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाएं, क्या हो जाए? बहुत दूर दूर हो जाएं, तो इनके बीच में जो छोटा मोटा इंटरेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर देखो मैं इस सिस्टम पे प्रेशर को बढ़ा देता हूँ तो प्रेशर बढ़ाने तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। तो अगर मुझे इसको आइडियल गैस बनाना है तो प्रेशर को क्या कम करना, प्रेशर को ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा तो पार्टिकल्स वैसे ही दूर दूर हो जाएंगे, तो जो छोटा मोटा इंटरेक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म होने के चांसेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब कम हो जाएगा ना इंटरेक्शन। और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ा दूँ गलती से, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद तो पार्टिकल वैसे ही दूर दूर हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन रखूँ दैट इज़ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो क्या ये रियल गैस आइडियल गैस के लगभग बराबर पहुँचने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है, तो प्रेशर अगर कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं रहेगा। और जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो वो हम कह सकते हैं कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक की बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। तो एक बात याद रखना, वो टेम्परेचर को बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर बोला जाता है उसको। ठीक है, अभी इतना आपको याद रखना है। आगे के टॉपिक्स को मैं देखता हूँ कुछ क्या क्या पार्ट बाकी रह गया आपका। ठीक है, तो आपका आइडियल गैस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग में जितने भी लॉस पढ़े थे वो आइडियल गैस के लिए पढ़े थे, फिर हमने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी, लेकिन आखिरी में जाके समझ में हमें ये आया कि जो हम गैस पढ़ रहे हैं असल में वो सारी गैस तो रियल है, आइडियल गैस तो कोई होती ही नहीं है। और रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आकर ही उस जैसा बिहेव करती है। वो भी कंडीशन कौन सी होती है? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली। ठीक है, चलो, तो हमने देखा कोई एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जो रियल गैस के लिए अप्लाई हो जाए। तो रियल गैस इक्वेशन अब आपको याद रखनी है। जो रियल गैस की इक्वेशन थी उसके अंदर हमने PV = nRT में कुछ मॉडिफिकेशन किया, प्रेशर वाले टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया, वॉल्यूम वाले टर्म्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया, तब जाके हमारा कुछ नई इक्वेशन निकली। जैसे हमने आइडियल गैस के लिए पढ़ी थी PV = nRT, इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे। प्रेशर वाले टर्म्स में हमने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा, इसको लिखते हैं n² A/v²।
मल्टीप्लिकेशन करेंगे v के अंदर, v माइनस एन बी इस इक्वल टू एन आर टी। ये होती है हमारी रियल गैस की इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कर लो साथ साथ ही। ठीक है, अब यहाँ पे P माने प्रेशर ही रह गया, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ये A जो है इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा। आप इस B को भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बाकी सब कुछ सिमिलर है कि नहीं है। ये है हमारी रियल गैस की इक्वेशन। इसमें जो A है ये क्या डिनोट करता है, A जो है वो सिंपल अट्रैक्टिव फोर्स, एक मिनट, हाँ, जो A है हमारा वो सिंपल अट्रैक्टिव फोर्स को डिनोट करता है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स उसको डिनोट करता है। और जो स्मॉल b है ये साइज ऑफ पार्टिकल या साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे कोई पूछे A की यूनिट बताओ, तो एक बात बताओ, अगर A की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस फटाफट लिक्विफाई होगी या मुश्किल से लिक्विफाई होगी? अगर A की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी किसी गैस के लिए, मान लो आपको 2-3 एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक गैस A है, दूसरी गैस B है, इसमें स्मॉल a की वैल्यू तो है 2, इसमें है 4, तो जिसमें A की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, और जहाँ अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगी वहाँ पार्टिकल्स क्या करेंगे, जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी वो पार्टिकल्स पास आने की कोशिश करेंगे, और पास आने की कोशिश करेंगे तो वो फटाफट लिक्विफाई हो जाएंगे सारे गैस के पार्टिकल्स। समझ में आया? तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसके अंदर देखो ध्यान से, तो अगर A की वैल्यू किसी गैस के लिए ज़्यादा निकल के आ रही है तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है कि नहीं है? अब सुनो, तो A रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्स को, B रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल को। A की यूनिट आपको निकालनी है, तो A की यूनिट कैसे निकालोगे? फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया होगा आपको डायमेंशनल एनालिसिस वाला, उसके अंदर आपको हर जो डायमेंशनल फार्मूला डेराइव करने का तरीका निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, कहीं भी प्लस माइनस होता है उसको इक्वल के बराबर लिख देते हैं। इस पूरे फॉर्मूले में इस P की इस प्लस वाले साइन को इक्वल के बराबर लिख दो। तो अगर मुझे A की यूनिट निकालनी है तो क्या करूँगा मैं, P इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर के बराबर लिख दूंगा। तो यहाँ से A की यूनिट क्या निकलेगी हमारे पास, वो निकल जाएगी पी वी स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर, किसकी यूनिट आ गई है, A के बराबर आ गई। P क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर को लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लिखते हैं लीटर में, लीटर का स्क्वायर कर दो, नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इसको n की पावर -2 ऊपर कर दो, ऐसे करके आया कि नहीं है समझ में। तो ये हो गई A की यूनिट। सिग्निफिकेंस क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बताता है पार्टिकल्स के बीच में। ऐसे आपको साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है, इसको साइज ऑफ मॉलिक्यूल की जगह लिखा करो इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसकी यूनिट अगर हमें निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, v को लिख देंगे एन बी के बराबर, और यहाँ पे b की जो वैल्यू निकालते हैं दैट इज इक्वल टू v बाई एन। v होता है लीटर, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख देते हैं मोल इनवर्स। ठीक है, आप n की जगह वैल्यू को खोल के लिखा करो मोल, तो यहाँ पे मोल की पावर -1, तो लीटर मोल इनवर्स, ये हो गई यूनिट किसकी, आपकी बी की। ठीक है, दोनों की बातें ख़त्म, यहाँ तक कि सारा सवाल जवाब सारे ख़त्म हो गए। अब इसमें 2-4 बातें और देख लेते हैं। हाँ, 2-4 बातों में क्या देखना है आपको, एक टॉपिक लिखो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, गैस लिक्विफैक्शन मत लिखो, लिक्विफिकेशन लिखो, इंग्लिश कमज़ोर हो गई है मुझे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, व्हाट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होता है अगर मैं कंडीशन, मतलब पार्टिकल्स के जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसको कंप्रेस करूँ, प्रेशर लगाऊँ, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वो आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विफैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, किसी भी गैस पे प्रेशर लगा के या तो उसका टेम्परेचर कम करके उसको लिक्विफाई करना, उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब वो टेम्परेचर, देखो ये सारा काम, जो हर एक गैस के पास एक टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल बिल्कुल एज वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। तो हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अगर उस गैस का टेम्परेचर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कर दो एक बार, तो आप कितना ही प्रेशर लगा लो कभी वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी गैस। तो वो टेम्परेचर क्या
above which a gas cannot be liquefied is called as critical temperature. तो पहले आप टॉपिक डालो critical temperature. critical temperature को डिनोट करते हैं TC से, और इसकी डेफिनेशन लिखो पूरी की पूरी. The temperature above which a gas cannot be liquefied. Temperature above which a gas cannot be liquefied. Gas can't be liquefied is called critical temperature. इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता सारा कुछ आपको एज इट इज याद रखना है. और फिर आपको कुछ फॉर्मूले और याद रखने पड़ेंगे आपको. मैं लिख देता हूँ. एक होता है क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला. क्रिटिकल के प्रेशर के फॉर्मूले को लिखो A अपॉन में 27B का स्क्वायर, स्मॉल a अपॉन में 27B स्क्वायर. ये क्रिटिकल प्रेशर है. एक आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का प्रेशर फॉर्मूला लिखना है, दैट इज इक्वल टू 8A अपॉन में 27RB. ए आपको पता है इफेक्टिव साइज ऑफ वो अट्रैक्शन, और बी माने इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल, आर होता है गैस कांस्टेंट. क्रिटिकल टेम्परेचर को ऐसे याद रखना है आपको. और एक फार्मूला और लिख लो क्रिटिकल वॉल्यूम का. तो क्रिटिकल वॉल्यूम का फार्मूला होता है 3/2 नहीं 3B होता है इसके बराबर. हाँ, क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 3B के बराबर. आई होप इट्स डन. ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर. एक और याद रखना, इन तीनों के बीच में आपस का रिलेशन भी होता है. वो होता है PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC, क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन. ये आपको याद रखना है. मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके आगे आपको हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना इक्विलिब्रियम वाला. ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. प्लस इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर कुछ रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप मेरे को ये वीडियो देखें, तो कमेंट सेक्शन में साथ साथ डाल दें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले वहीं पे वीडियो भी कवर कर दूं, ताकि छोटा मोटा डाउट्स जो आपका वो भी क्लियर हो जाए. तो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो, साथ में कोई डाउट्स होता है तो वहीं के वहीं लेक्चर के बीच में. ठीक है, ओके, थैंक यू.